नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गेम्स ऑफ गद्दी, यानी लोकसभा चुनावों पर सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत रिपोर्ट देने वाला शो, जिसमें आज बात होगी पश्चिमी यूपी के सियासी सेंटर यानी कि मेरठ लोकसभा सीट की। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां की जनता के क्या मुद्दे हैं और बीते 10 सालों में यहां पर कितना विकास हुआ है और क्या कहते हैं मेरठ के चुनावी समीकरण, आपको समझाते हैं। मेरठ महाभारत काल की गवाह, वो वीर धरा जिसका कण कण पौराणिक इतिहास से भरा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास बसा ये इलाका भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है। महाभारत का बहुचर्चित हस्तिनापुर यहीं पर मौजूद है। यहाँ कौरवों और पांडवों के युद्ध के प्रमाण मिलते हैं। यानी इसी मेरठ लोकसभा क्षेत्र की धरती पर वो चक्रव्यूह रचा गया था जिसे भेद पाना अर्जुन के अलावा किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। 2024 का चुनाव सिर पर है। मेरठ में एक बार फिर ऐसा ही चक्रव्यूह तैयार है, सियासी चक्रव्यूह। कौन इसे भेदेगा? कौन होगा मेरठ की सियासत का अर्जुन? क्या है मेरठ के समीकरण? पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के समीकरणों की बात की जाए तो यहां जातिगत समीकरण बेहद मायने रखते हैं। जाट, मुस्लिम, गुर्जर, सैनी, ब्राह्मण, ये यहां राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। निश्चित तौर पर मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट का जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। यहां ध्रुवीकरण की सियासत भी होती आई है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के इतिहास की बात की जाए तो यहां आज तक समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुल पाए। बीते 3 बार से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। मेरठ लोकसभा सीट के अंदर 5 विधानसभा सीट आती है। इनमें हापुड़ सीट पर बीजेपी, किठौर सीट सपा जीती थी। मेरठ शहर भी सपा के खाते में गई, लेकिन मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में हैं। यानी लोकसभा क्षेत्र की 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी, जबकि 2 सीटों पर सपा काबिज है। हालांकि इस इलाके में शहरी वोटर्स का बोलबाला है। शहरी वोटर करीब 69% हैं, जबकि ग्रामीण वोटर 31% के आसपास। सराफा व्यापार में देश का नंबर 1 ये इलाका सियासत में भी नंबर 1 है। इस बार जयंत चौधरी के पाला बदलने से समीकरण भी बदल गए हैं। यूं तो इस सीट पर पिछले 3 चुनावों से कमल खिल रहा है। 2014 के नतीजों को देखें तो मोदी लहर में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल को 5,32,981 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर बीएसपी के मोहम्मद शाहिद अखलाक को 2,30,655 वोट मिले थे, जबकि सपा के शाहिद मंजूर 2,11,759 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। ये बीजेपी की लगातार दूसरी जीत थी। इसके बाद मोदी के विकास को देश के साथ मेरठ की जनता ने भी देखा। नतीजन 2019 के चुनाव में फिर कमल खिला। 2019 के चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल को 5,86,184 वोट मिले थे। वहीं गठबंधन प्रत्याशी हाजी याकूब को 5,81,455 वोट प्राप्त हुआ। इस तरह बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने हैट्रिक बनाकर मेरठ सीट पर कब्जा बरकरार रखा, लेकिन ये जीत बेहद कम मार्जिन से थी। अब सवाल उठता है कि आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने पर जो समीकरण बनते हैं, उसमें इंडी गठबंधन कहां टिकता है? सीटें बहुत ही रोचक है हमेशा और बेस्ट टीपी की राजनीति को तय करती है। यहाँ पे 80 के पहले के जो दशक था उसमें कांग्रेस का दबदबा रहा है। इसके बाद में जब भाजपा आए, इसके बाद से क्या हुआ कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक फैक्टर बना, मेन जो फैक्टर बना हिंदू मुस्लिम। सांसद जी पहले राजेंद्र अग्रवाल पहले चरण में तो जीत गए। सेकंड बारे में जब ये आपको जो 14 वाला इलेक्शन आया तो उसमें भी इनको ज़्यादा टफ कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि तब हिंदू मुस्लिम था तो इस लिहाज से इनको सीट मिल गई। लेकिन जब 2019 का इलेक्शन आया उसमें जातिगत समीकरण भी बैठे और धार्मिक समीकरण भी बैठे। अब क्या है, अब जो इलेक्शन आ रहा है, जो आगामी इलेक्शन है 2024 का, इसमें समीकरण एक बार की बदला है।
मेरठ लोकसभा सीट दलित, वैश्य और मुस्लिम मतदाताओं का बाहुल्य इलाका है। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 5,64,000 मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा जाटव करीब 3,14,788 है। वाल्मीकि समाज की बात करें तो 58,700 के आसपास इनकी आबादी है। ब्राह्मण 1,18,000। पिछड़े वर्ग में जाटों की आबादी करीब 1,30,000 के आसपास है। यानी कास्ट फैक्टर देखें तो मुस्लिम और दलित गठजोड़ बेहद निर्णायक है। यही वोटर हार जीत तय करेंगे। लेकिन हैरत की बात है कि इस सीट पर अब तक सपा का खाता ही नहीं खुला है। वैसे भी अब तक किसी भी दल ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लिहाजा देखना होगा कि कौन सा दल किस चेहरे पर दांव लगाता है और जनता किसे अपना नायक चुनती है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरठ लोकसभा हॉट सीट है। यूं तो मुस्लिम वोटर्स का बोलबाला है। यहां पर जाट और गुर्जर के साथ में दलित वोटर भी निर्णायक है। लेकिन जयंत चौधरी के पाला बदलने के बाद में खेल बदल गया है। लेकिन हर समीकरण पर भारी एक ही समीकरण है, विकास की गारंटी वाला समीकरण। कितना इस इलाके में विकास हुआ है और क्या मुद्दे हैं यहां की जनता के, वो आपको बताते हैं। क्रांति भूमि कहे जाने वाले मेरठ में राजनीतिक क्रांतियां भी कम नहीं हुई हैं। इसी मेरठ की धरती से 10 मई 1857 को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की पहली चिंगारी फूटी थी। फिर देश आजाद हुआ। मेरठ ने भी अपने जनप्रतिनिधि चुने और शुरू हुआ विकास का वो सफर जो अनवरत जारी है। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरठ को कई खास तोहफे मिले। रैपिड रेल जिसकी लागत 30,000 करोड़ है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जैसे तोहफे मिले हैं, जिससे न सिर्फ आवागमन सुलभ हुआ बल्कि मेरठ और दिल्ली के बीच दूरी भी कम हुई। रैपिड रेल को लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहे। यानी मेरठ सांसद के खाते में ये बड़ी उपलब्धि जाती है। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। ट्रेन एक हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है। पहला हमारा अमृत भारत एक्सप्रेस तो बहुत बन रहा है। स्टेशन बोर्ड लाइन, फिर वंदे भारत का लाइन है। वंदे भारत एक स्टेप आगे नमो भारत। आप लोग अच्छा लग रहा है, ये बहुत शुभकामनाएं। मेरठ की जनता विकास के साथ है और बीते 10 सालों में इस इलाके में जितना विकास हुआ वो सभी देख रहे हैं। लिहाजा जातिगत समीकरणों पर विकास भारी पड़ रहा है। भाजपा को जो जाट लॉबी है, जो जाट वोटर है, उनका विशुद्ध लाभ मिलेगा। दूसरा, गुजर जो हैं, जो भी बीच में छिटक गए थे उपचुनाव में खतौली में और थोड़ी नाराजगी भी थी, तो उनकी भी वापसी होने की संभावना है। सामने बचा कौन? समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, राम लहर, धार्मिक जो समीकरण और प्लस जो जातिगत समीकरण है, इस बार भाजपा के लिए ये आसान कर देगी। गुजरों की तादाद इस इलाके में ठीक ठाक है, अच्छी खासी है। अगर गुजर कैंडिडेट खड़ा कर दिया सपा ने, तो मुस्लिम प्लस गुजर मिलकर भाजपा को थोड़ा मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। मेरठ की जनता मुद्दों पर वोट करती है, लेकिन यह भी सच है कि पश्चिमी यूपी का ये इलाका ध्रुवीकरण की धरती भी रहा है। फिर भी अगर उन मुद्दों की बात करें जिन पर इस बार जनता वोट करेगी, तो सबसे पहले आता है विकास, जिसमें रेल, सड़कें, उद्योग खूब मिले हैं। दूसरा मुद्दा है राम लहर, यानी इस इलाके में भी राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है रोजगार। यहाँ रोजगार के लिए राष्ट्रीय राजधानी से शहर को जोड़ा गया है। हालांकि फिर भी कुछ लोगों की शिकायतें रोजगार को लेकर भी हैं। किसान भी एक बड़ा मुद्दा है। गन्ना और दूसरी फसलों पर समर्थन मूल्य की मांग को लेकर आंदोलन चुनाव का सेंटर बना है। यही वजह है कि अब तक किसी दल ने अपने पत्ते नहीं खोले। गन्ना एक तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश की रीढ़ है। इस जितने भी यहाँ पे किसान खेती करता है, उसका घर भी इसी से चलता है। बच्चों की फीस और बेटी की शादी,
जो भी घर में अगर कोई कार्य होगा, मकान बनाना, ट्रैक्टर खरीदना है या बैल खरीदना है, तो उसके लिए गन्ना के ही पेमेंट आती है, किसान उसी से अपना घर चलाता है। गन्ना किसान तो खुश है फिलहाल में रेट बढ़ने से, और ये क्या नाम अच्छी बात है, जितना रेट बढ़ा बहुत अच्छा बढ़ा, और भी कोशिश करे प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को। महिला सुरक्षा और क्राइम भी कभी इस इलाके में अहम मुद्दा हुआ करता था, लेकिन यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन ने अब दिन बदल दिए हैं। सुरक्षा की गारंटी पूरी हो रही है, बहन बेटियां इलाके में अब सेफ महसूस करती हैं। एक महिला होने के नाते मैं एक जो है महिला सुरक्षा को मेन मुद्दा मानती हूँ। बेरोजगारी वो सब, तो वो भी जैसे अभी हाईवे बन रहे हैं, बेरोजगारी है, उस पे भी मतलब सरकार स्टैंड ले रही है। नए नए उद्योग यहाँ पे खुल रहे हैं, वो हो रहा है। तो मैडम की जो विकास हो रहा है, खासतौर से कनेक्टिविटी पर जो कार्य हो रहा है, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का तोहफा मिल चुका है, आने वाले दिनों में रैपिड का तोहफा मिलने वाला है, मेरठ को मेट्रो का तोहफा मिलने वाला है, गंगा एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलने वाला है, पश्चिम को पूरब से जोड़ने की कवायद हो रही है। तो विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है इन चुनावों में। हाँ, मुद्दा तो हमेशा से विकास का तो रहा ही है। मेरठ को भले ही बड़ी बड़ी परियोजनाओं और सौगातें मिली हों, लेकिन विपक्ष सरकार के काम से कभी खुश हो तो भला वो सियासत ही कैसी। राम लहर तो है ही, और देखिए हम तो ये मान करके चलते हैं जो राम का नहीं है वो देश का भी नहीं है। हम 2014 का परिणाम उससे भी बेहतर ढंग से दोहराने वाले हैं। कारण भी है उसके, एक तो यही है कि पिछले 5 साल के अंदर फिर जो काम हुए हैं, तो उसके कारण से कई बार तो ऐसा लगता है चिंता का भी विषय वो होता है। एक आप देखिए इस बार जो है 2024 में देश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, आप देखिए 2006 की बात है, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, लेकिन सफाया हो गया था बीजेपी का। तो इस बार भी ऐसे ही होने जा रहा। ये कितना ही कुछ कर रहे हैं, राम देख रहे हैं ऊपर से, कौन मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, कौन मुझे चाहते हैं, वो तय करेंगे 2024 में राम। कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो बहुत विघ्न, बहुत रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है। मैं आज भी वही बात दोहराऊंगी कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, और बहुत अच्छा नतीजा आएगा। मेरठ की जनता हमेशा अपने फैसले से चौंकाती रही है। इस बार जयंत चौधरी के पाला बदलने से समीकरण भले ही बदल गए हों, भले ही रैपिड रेल और एक्सप्रेसवे जैसी सौगातों से मेरठ की सूरत सवरी हो, लेकिन जनता ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चुनाव के बाद पता चलेगा मेरठ के सियासी चक्रव्यूह को भेदने वाला अर्जुन आखिर कौन है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपने मेरठ के सियासी समीकरण को समझा, मेरठ का विकास देखा। चलिए अब आपको दिखाते हैं यहां की जनता का मूड, क्योंकि मेरठ के मन में क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। मिशन 2024 का राजनीतिक चक्रव्यूह भेदने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां विकास के नाम पर अपनी बात रखती हुई नजर आती है, राम मंदिर को लेकर अपनी बातें रखती हुई नजर आती है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। आज हम मौजूद हैं आधी आबादी के साथ। हम महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका सांसद कैसा होना चाहिए, सांसद के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और उनके क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं। कर तैयार हो गया है, और धर्म पथ पर भी क्या वोट पड़ेंगे, क्या राम लहर एक सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार? बिल्कुल, मुझको तो हमेशा ऐसे ही लगता है। हमारी योगी सरकार हमारे धर्म को साथ साथ लेके चलती है विकास के, और धर्म तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, राम के साथ सब है। हमारा मंदिर इतना पुराना पुश्तैनी मंदिर अब बन के तैयार हुआ है, तो बहुत ही बड़ी बात है, इतनी बड़ी जीत है ये भी। और बाकी सब कोई गीत आपको याद आ रहा है क्या? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जरा गा दीजिए आप। बिल्कुल, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आगे क्या? दुनिया में फिर से हम भगवा लहरा
आएंगे। अखिलेश और राहुल, आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन कितनी चुनौती देने वाला है इस बार चुनावों में? देखिए, मेरे व्यूज में हम डरते नहीं है क्योंकि धर्म की ही फाइनली जीत होती है। तो क्या लगता है कि मोदी की गारंटी चलने वाली है या फिर अखिलेश और राहुल की गारंटी? नहीं, बिल्कुल चलेगी, मोदी जी की गारंटी चलेगी। उन्होंने इतना सब कुछ किया है कि जनता के दिल में विश्वास बन गया है उनके प्रति, और उन्हें, मुझे तो नहीं लगता कि कोई हरा पाएगा, चाहे अखिलेश आए चाहे राहुल आए। मैं चाहती हूँ कि इस बार भी गवर्नमेंट जो है हमारी भाजपा की ही आनी चाहिए, और आनी चाहिए कि आएगी ही, चाहे कोई कितनी ही जोर लगा ले। हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कसाई हो, सब डालेंगे वोट भाजपा को। मोदी जी ने सड़कें का कितना बढ़िया हो गया है हमारा, चाहे वो कोई भी करे। सड़कें भाभी सबसे बड़ी है महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा है, तो है। और सबको नौकरी, किसानों की, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं बिल्कुल गलत, उनके लिए ऑलरेडी उन्होंने इतना कुछ कर दिया है। जैसा काम मोदी जी ने किया है अभी तक ऐसी कोई सरकार ने किया नहीं है काम। किसान के लिए तो सबसे बड़ी वो है तोहफा किसानों के लिए। अच्छे काम कर रहे हैं मोदी सरकार जो है किसानों के लिए जी। गन्ना किसान है, चौपाल लगी हुई है, गन्ने पर चर्चा हो रही है, गुड़ की मिठास के लिए पूरे देश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाना जाता है और किसानों का मुंह मीठा हो गया। हाँ जी, बिल्कुल एकदम बढ़िया काम हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास, खुश है सभी। बजाओ ताली। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सभी किसान यहाँ पर सरकार का धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे जय श्री राम का? और पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना बेल्ट है, वो सारी किसानों के जो न्यूनतम मूल्य बढ़ाया है, और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में मान लिया गया हमारी जो किसानों की दुगनी आय करने का जो इन्होंने डबल इंजन सरकार ने फैसला लिया है, उसके लिए बहुत बहुत मील का पत्थर साबित होगी। सरकार की अपनी सोच अलग होती है, लेकिन निर्णय किसान के पक्ष में हो रहा है, वो किसान इससे बहुत बहुत खुश है। आप देख रहे हैं किसान किस तरह से खुश हैं, किसानों की बदले हो गई है। इन किसानों का कहना है कि देश तभी खुशहाल रहेगा जब किसान खुशहाल रहेगा। इसलिए हम लगातार जय जवान जय किसान का नारा लगाते आए हैं। वाकई में गन्ना किसानों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी हो नहीं सकती। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18।